गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं SN यादव आप सभी लोगों का अपने चैनल SN चिकित्सा में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने कृतिका में लिखित जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रीढ़ की हड्डी जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इनके बारे में 2 लाइन आपके बीच रखते हैं। जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया यह सामाजिक एवं व्यंग्यात्मक नाटक है रीढ़ की हड्डी। इस एकांकी में लेखक ने स्त्रियों के दोहरे मापदंड को दर्शाते हुए विवाह संबंधी समस्याओं को परिलक्षित किया है। एकांकी के अंत में उमा जैसी साहसी लड़की के दृष्टिकोण को लेखक के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। आइए हम सभी लेखक के द्वारा लिखा हुआ रीढ़ की हड्डी एकांकी का सारांश देखते हैं। इसमें पात्रों की संख्या के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं। 2 पक्ष हैं, एक वर पक्ष और एक लड़की पक्ष। तो वर पक्ष में 2 लोग आते हैं, गोपाल प्रसाद जो लड़के के पिताजी हैं और गोपाल प्रसाद का पुत्र जिसका नाम शंकर है। लड़की पक्ष से राम स्वरूप जो लड़की के पिता हैं और राम स्वरूप की जो पत्नी है उनका नाम प्रेमा है और जिस लड़की की शादी की बात चल रही है उस लड़की का नाम उमा है। आइए हम इस रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी का पूरा सारांश देखते हैं। रामस्वरूप आधुनिक विचारों एवं स्त्री शिक्षा के समर्थक होते हैं, लेकिन लड़की के विवाह के समय वर पक्ष से लड़की की शिक्षा की बात को छुपाते हुए अपनी विवशता को दर्शाते हैं। रामस्वरूप की लड़की उमा उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। उमा सादगी पसंद करती है। वह स्पष्टवादी होती है तथा निडर होती है। इसका व्यक्तित्व इतना सशक्त होता है कि सभी पात्र इसके आगे दब गए होते हैं, जिसकी वजह है कि वह इस एकांकी का मुख्य पात्र हो गई है। उमा किसी भी प्रकार के मेकअप नहीं करना चाहती है। किसी भी प्रकार को उमा को चुप रखने के लिए रामस्वरूप अपनी पत्नी पर जोर देते हैं कि उमा को आप अच्छे से रखें और जब ज़रूरत हो तभी उमा अपनी बात कहे। इस बात के लिए पत्नी को जोर देकर कहते हैं। राम गोपाल और पुत्र शंकर लड़की को देखने के लिए राम स्वरूप के घर आते हैं। गोपाल प्रसाद सभा सोसाइटी में आते जाते तो हैं, परंतु लड़की उन्हें कम पढ़ी लिखी पसंद आती है। उनका मानना है कि लड़की से कोई नौकरी थोड़े न करानी है, घर में खाना ही तो बनाना है। गोपाल प्रसाद के नज़र में स्त्री पुरुष में अंतर प्रकृति ने ही बनाया है। इसलिए रामस्वरूप लड़की का पिता होने के नाते बड़ी विनम्रता से बातें करते हैं, बड़ी शालीनता से बातें करते हैं। नाश्ता आदि के बाद रामस्वरूप एवं गोपाल प्रसाद पुराने ज़माने की बातें करते हुए ठहाका लगाते हैं, मस्ती करते हैं और पुराने समय में खो जाते हैं। हर प्रकार से नए मेहमानों की तैयारियां चलती रहती हैं। नाश्ता इत्यादि के बाद उमा को सामने आने को कहा जाता है, जहां शंकर, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बैठे होते हैं। गोपाल प्रसाद उमा से खाना बनाना, कपड़ा सिलना, गाना बजाना आदि के बारे में पूछते हैं। लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर रामस्वरूप ही देते हैं। उमा का गुस्सा तब फूट पड़ता है जब गोपाल प्रसाद उमा को बोलने के लिए विवश करते हैं। उमा कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब मेज़ कुर्सी बिकती हैं तब दुकानदार कुर्सी में इससे नहीं पूछता, सिर्फ ख़रीदार को दिखा देता है, पसंद आई तो अच्छा, वरना आगे की बात
छोड़ देती है। इतना के बाद गोपाल प्रसाद को समझ में आ जाता है कि ये लड़की पढ़ी लिखी है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, गुस्से में आकर बोलते हैं, राम स्वरूप से कहते हैं कि आपने मेरे साथ धोखा किया है। आप कहते थे कि लड़की कम पढ़ी है, लेकिन यह तो बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई है। फिर उमा कहती है कि हाँ, मैंने पढ़ाई की है और वो भी बीए ग्रेजुएट हैं। उमा शंकर की पोल खोलने को चाहती है और अपने को न रोकते हुए शंकर की पोल खोल ही देती है और बताती है कि आपके शंकर जैसे मैंने चोरी नहीं की, आपके शंकर जैसे मैंने चोरी से पढ़ाई नहीं की, मैंने ताक झांक नहीं किया। आप ये अपने शंकर से पूछिए कि लड़कियों के हॉस्टल से पीटकर कैसे भगाए गए थे, नौकरानी के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगनी पड़ी थी और तब कैसे मुंह छिपाकर वहाँ से भागे थे। दोनों बाप बेटे इतना सुनने के बाद वहाँ से भाग पड़े, अपने घर को चल दिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी एक प्रतीकात्मक एकांकी है। जिस प्रकार शरीर रीढ़ की हड्डी की मजबूती के बिना स्वस्थ एवं सीधी नहीं रह सकती, उसी प्रकार दृढ़ विचारों के बिना मनुष्य का अस्तित्व संभव नहीं हो सकता है।